हमारे नेक्स्ट क्लास में आपका वेलकम किया जाता है और इस क्लास में यूएचएस का 2008 का पेपर एमडी कैट का उसका केमिस्ट्री का पोर्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो इसको देखने के लिए कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसी के साथ यहाँ पर भी हाइड्रोजन है ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन ग्रुप 5A का एलिमेंट है, ठीक है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, एक लोन पेयर बच गया। ये लोन पेयर डोनेट कर देगा किसको, प्रोटॉन को, H पॉजिटिव को, ठीक है। जैसे ही ये प्रोटॉन डोनेट करेगा H पॉजिटिव को, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी अपने पास कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर से ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एज अ होल मॉलिक्यूल के ऊपर हम शो कर देते हैं। वैसे पॉजिटिव चार्ज इस एटम के ऊपर आता होता है, जो डोनर एटम होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो लेकिन हम जनरली इसको एज अ होल, इस पूरे अडक्ट पर, या इसको कम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इस पर हम शो किया करते हैं। NH4 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अमोनियम के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है। इसके साथ क्लोराइड Cl- ये जुड़ता है, कैटाइन है, अनाइन है, आयनिक बॉन्डिंग है। तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड भी नज़र आ रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी नज़र आ रहा है। कैटाइन अनाइन होने की वजह से आपको आयोनिक बॉन्डिंग भी दिखाई पड़ रही है। क्लियर है बात? अच्छा, नेक्स्ट देखिए अगला MCQ। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ही बन जाएगा, जाहिर सी बात है, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। When copper sulfate is electrolyzed in aqueous solution using copper electrodes, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया गया है कॉपर इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हुए, यानी कैथोड भी कॉपर का है, एनोड भी कॉपर का है। देन द सब्सटेंस विच डिपॉजिट एट कैथोड इज़, कैथोड पर क्या चीज़ डिपॉजिट होगी। तो देखिए भाई, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस अपन करवाते हैं तो अपने पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। एक कैथोड होता है, दूसरा होता है एनोड। तो जो कंडीशन हमें MCQs में दी गई है वो ये कि कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड भी कॉपर का है और एनोड भी कॉपर का है, ठीक है। इसको एक्सटर्नल सर्किट से हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो ये छोटे वाला सिंबल और ये बड़े वाला सिंबल, ये एनोड ये कैथोड। तो हमें बताना है कि कैथोड की तरफ क्या चीज़ जाएगी। कैथोड की तरफ जाहिर सी बात है कैटाइंस जाएंगे, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव और कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो कैटाइंस जब पहुँचेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड के पास, कॉपर कैथोड के पास, तो क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होती है, ठीक है। कॉपर आयंस रिड्यूस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर मेटल बना देंगे। वो कॉपर मेटल कैथोड के ऊपर जा कर के डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो लामहला तौर पर क्या बनेगा, कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है जा कर के कैथोड के ऊपर, जब हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, नेक्स्ट MCQ देखते हैं जी। एल्डिहाइड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, यार ये सबको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल इसका आंसर है, ठीक है। देखिए जी, अपना हम जानते हैं कि कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, लाइक अपने पास CH3OH है, ठीक है, CH3OH है। इसकी जब अपन ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, यानी इसमें हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो मेथनॉल है, तो मेथनॉल से हमें क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, HCHO, ठीक है, HCHO मिल जाएगा और साथ वाटर भी रिलीज़ होगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड मिलेगा। तो एल्डिहाइड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। किसकी ऑक्सीडेशन से बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स की। और जबकि सेकेंडरी अल्कोहल्स जो होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता होता है, कीटोन्स मिलते होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड एथेनॉल, शुगर और एथेनॉल की फर्मेंटेशन करवाई गई है, तो उससे हमें क्या मिल रहा है। अच्छा, शुगर की फर्मेंटेशन से हमें एथेनॉल मिलता है और साथ पूछ रहे हैं कि क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। देखिए ज़रा कैसे, मेरे पास शुगर है C12H22O11, H22 साथ है O11, ठीक है। इन्वर्टेज इंजाइम के प्रेजेंस में जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये मेरे को ग्लूकोज C6H12O6 देती है, H12O6, साथ मुझे फ्रक्टोज भी मिलता होता है, ठीक है। C6H12O6 के साथ मुझे फ्रक्टोज भी मिलता होता है, उसका भी फार्मूला करीब करीब सेम ही होता है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये जाइमेस इंजाइम के प्रेजेंस में मुझे C2H5OH
और 7 कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। ठीक है, 7 कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। क्लियर है बात? ये बात तो अभी रिसेंटली ही पढ़ी होगी तुमने। तो इसका ऑप्शन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर आर एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट MCQ, डैश सर्व एज अ कैरियर ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। लिपिड्स, नहीं, लिपिड्स आप जानते हो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बनते हैं। तो हेरिडिटी में इसका कोई ताल्लुक नहीं। फॉर्मेल्डिहाइड, नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, केसिन्स। अच्छा, केसिन्स क्या होती हैं? ये फॉस्फोप्रोटीन्स होती हैं। केसिन्स जो होती हैं ये फॉस्फोप्रोटीन्स होती हैं, यानी फास्फोरस वाली प्रोटीन्स। और न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यस, दिस इज़ द राइट आंसर। न्यूक्लियोप्रोटीन जैसे हिस्टोन है आपका, तो ये हेरिडिटी में अपना रोल प्ले करती हैं। इन्फॉर्मेशनल MCQ है, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स की वजह से। अच्छा, डैश एक्सट्रैक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय पार्टीशन लॉ। अच्छा, तो ये भी सीधी सी बात है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कंट्रोल करता है पार्टीशन लॉ। पार्टीशन लॉ हमें बताता है कि जब हम कोई सॉल्यूट लेते हैं तो वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, पार्टीशन लॉ को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, ईथर एक्सट्रैक्शन इसका एक एग्जांपल भी है। तो इसका ऑप्शन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आएगा। क्लियर? इंफॉर्मेशन बेस्ड MCQ है, कोई इतना कंसेप्चुअल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन इज़ बेस्ट अंडरस्टूड बाय। इंफॉर्मेशनल MCQ है, ग्राहम्स लॉ आंसर आएगा। थॉमस ग्राहम्स इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने इसका कंसेप्ट दिया था ग्राहम्स लॉ का। उसने कहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डेंसिटी या फिर मोलर मास। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ग्राहम्स लॉ। अच्छा, डाइपोल मोमेंट किसकी है? अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ज़ीरो होता है। बेंजीन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हर कार्बन एटम बेंजीन के अंदर कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर कार्बन एटम और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर एक कार्बन एटम। ट्राइगोनल प्लानर में यही होता है ना। बेंजीन के केस में क्या सिचुएशन होती है? बेंजीन के केस में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। ठीक है, ये देखिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, ट्राइगोनल प्लानर है। तो ट्राइगोनल प्लानर होने की वजह से क्लोज फिगर बनता है, और क्लोज फिगर में वेक्टर सम 0 होता है, तो डाइपोल मोमेंट भी जाहिर सी बात है 0। कार्बन डाइऑक्साइड में लीनियर स्ट्रक्चर है, डाइपोल मोमेंट अगर बनेगा भी सही ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में जबकि क्या सूरत हाल है? यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, 7 ऑक्सीजन। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है 0.211। तो इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? बहुत आसान और सिंपल से MCQ हैं, कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अच्छा, दैट इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस फॉर अमोनिया गैस मैन्युफैक्चर। क्या कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं? आयरन कैटलिस्ट। 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं आयरन कैटलिस्ट। 400 डिग्री सेल्सियस, 200 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, आयरन कैटलिस्ट के पीसीज के साथ हम मैग्नीशियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी हम यूज़ किया करते हैं। ठीक है, इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ डैश इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर एल्कली मेटल्स। तो लिथियम दूसरे एल्कली मेटल से काफ़ी डिफरेंट है। बुक की लाइन है एग्जैक्टली जहाँ पर वो पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम लिखा गया है, तो वो पहली लाइन है बुक की। ठीक है, बुक की लाइन उठ करके आई हुई है। विच एलिमेंट फॉर लॉन्ग चेन्स विद अल्टरनेटिंग ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, लॉन्ग चेन्स को पढ़ करके आंसर नहीं लगा देना। लॉन्ग चेन विद अल्टरनेटिंग ऑक्सीजन एटम्स सिलिकॉन बनाता है। ठीक है, ये भी एक इन्फॉर्मेशनल MCQ है। लाइक सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर जो है हम देखते हैं कि सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, और सेल्फ कैटिनेशन कार्बन करता होता है, नाइट्रोजन कैटिनेशन नहीं करता होता। क्लियर बात? अच्छा, अगला जो है द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील के अंदर 0.2 से 0.7% होती है। ठीक है, 3 तरह का हम स्टील रिपोर्ट करते हैं। एक माइल्ड कार्बन स्टील होता है, माइल्ड कार्बन स्टील में 0.1 से 0.2% होती है। मीडियम कार्बन स्टील में 0.2 से 0.7 और हाई कार्बन स्टील में 0.7 से 1.5। ठीक है, तो लेट अस सी नाउ नेक्स्ट MCQs। अच्छा जी, अगला MCQs देखिए,
नेम द रेयर हेलोजन अमंग द फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा रेयर हेलोजन कौन सा है, ठीक है, सबसे कम पाया जाने वाला। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटीन। यस, एस्टेटीन इज़ द राइट ऑप्शन। इंफॉर्मेशनल MCQ। अच्छा, विच बॉन्ड विल ब्रेक व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एन एल्कोहल, ठीक है, हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोफाइल एल्कोहल पर अटैक करता है तो OH बॉन्ड टूटता होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये इलेक्ट्रॉन का लवर होता है। इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन का ये लवर है, इलेक्ट्रॉन का लवर है। इलेक्ट्रॉन का लवर है तो जाहिर सी बात है किसका लवर होगा, नेगेटिव चार्ज का लवर होगा, ठीक है। तो जब यहाँ से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को खुशी मिलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो OH बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, ठीक है, A इज़ द राइट ऑप्शन। और जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल की सूरत में फिर ये C ऑप्शन होगा आपका, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा जाएगा। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस का लेवल, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब टूटता है तो कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, तो कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल को पसंद है। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, जब इलेक्ट्रोफाइल होगा तो फिर OH बॉन्ड टूटा करेगा। क्लियर बात। अच्छा जी, अगला देखिए MCQs। द एक्सटेंट ऑफ अनसेचुरेशन इन अ फैट इज़ एक्सप्रेस्ड एज, चैप्टर 14 का MCQ आ गया मैक्रोमोलिक्यूल्स का, जो कि ALP से निकल गया था। द एक्सटेंट ऑफ अनसेचुरेशन इन अ फैट इज़ एक्सप्रेस्ड एज इट्स एसिड नंबर, स्पॉनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर। अच्छा, एसिड नंबर मैं आपको बताऊं क्या होता है, कोई फैट या ऑयल होता है ना, उसके अंदर फ्री फैटी एसिड भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, कोई भी आपका फैट या ऑयल होता है उसके अंदर फ्री फैटी एसिड भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जनरली जो आपका फैट या ऑयल्स होते हैं वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बनते हैं, तो उसके अंदर कुछ फ्री एसिड भी रह जाते हैं, ठीक है। तो एसिड नंबर से क्या मुराद होती है कि KOH हो या NaOH हो, ठीक है, कितने मिलीग्राम KOH या NaOH हमें चाहिए होगा उन फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, मिलीग्राम में, उसको अपन बोलते हैं एसिड नंबर। अच्छा, स्पॉनिफिकेशन नंबर वही होता है मिलीग्राम्स ऑफ KOH या NaOH जो हमें चाहिए होते हैं किसी फैट या ऑयल को स्पॉनिफाई करने के लिए। स्पॉनिफाई का मतलब होता है बेसिकली सोप में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना, सोप में कन्वर्ट करना, स्पॉनिफाई करना मतलब, ठीक है। तो सोप में कन्वर्ट करने के लिए फ़ैट या ऑयल को हमें क्या करना पड़ता है, उसे KOH या NaOH के साथ रिएक्ट करवाना पड़ता है। कितने मिलीग्राम चाहिए KOH या NaOH के, वो उसका होगा स्पॉनिफिकेशन नंबर। अच्छा, आयोडीन नंबर क्या है, आयोडीन नंबर हमें ये बताता है कि कितना ज़्यादा जो हमारे पास दिया गया फ़ैट है वो अनसेचुरेटेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली आयोडीन की अमाउंट होती है, आयोडीन नंबर, ठीक है, जो हम किसी फैटी एसिड में ऐड करते हैं, ठीक है, किसी फैटी एसिड के 100 ग्राम्स में ऐड करते हैं, वो उसका आयोडीन नंबर होता है, ठीक है। तो आयोडीन नंबर से आप जानते हैं कि I2 एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अनसेचुरेशन का पता आयोडीन नंबर से ही चलता है। क्लियर बात। अगर एक ऐसा फैटी एसिड है जो बिल्कुल सैचुरेटेड है या एक ऐसा फैट है जो बिल्कुल सैचुरेटेड है, उसका आयोडीन नंबर 0 होगा, ठीक है। तो जो अनसेचुरेटेड होगा उसका कुछ ना कुछ आयोडीन नंबर ज़रूर होगा। अच्छा जी, फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट रेडियल पार्टिकल्स, एंगुलर, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होता है। क्लियर बात, ये तो सबको पता है, 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा जी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर सिग्निफिकेंट इन। अच्छा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं, और ये फोर्सेस जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सिग्निफिकेंट होती हैं। सल्फ़र नहीं बन सकता इसका ऑप्शन, फास्फोरस भी नहीं बन सकता इसका ऑप्शन, हाँ आर्गन बन सकता है। नोबल गैसेस के अंदर जो है ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है, सल्फ़र और फास्फोरस की निस्बत ये आर्गन के अंदर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। ये आप सब जानते हो। हेलोजन और नोबल गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिन्हें हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी बोलते हैं। तो आर्गन इसका ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज़ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब हीट एब्जॉर्बिंग। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन टू फॉर्म H2O नहीं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अप्रॉक्सीमेटली -285 के राउंड अबाउट हीट रिलीज़ भी होती है, ठीक है। N2 + O2 ये बना रहा है 2NO। यस, दिस इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर 180 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, 180 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो सकता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। कोयले का जलाना, लकड़ी का जलाना एक्सोथर्मिक होता है। -397.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है।
नन ऑफ दिस बन नहीं सकता, तो ये बी ऑप्शन, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा जी। अगला देखिए एमसीक्यूज। नेम द पार्शियली मिसिबल लिक्विड फ्रॉम द फॉलोइंग। एल्कोहल, ईथर नहीं, ये पार्शियली मिसिबल नहीं होते, दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं एक दूसरे में अच्छे से सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल और ईथर। ठीक है, एक दूसरे में अच्छे से सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल और ईथर। बेंजीन और वाटर ये टोटली इनसॉल्युबल होते हैं, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है। और निकोटीन वाटर, यस निकोटीन वाटर, ये आपका पार्शियली मिसिबल सिस्टम बनाता होता है। ठीक है, पार्शियली मिसिबल सिस्टम बनाता होता है। ठीक है, अपर कॉन्जुलेट टेम्परेचर भी इसके लिए हम रिपोर्ट करते होते हैं। बोथ हैंड भी नहीं बन सकता, वाटर निकोटीन सिस्टम आएगा। अच्छा, एल्यूमिनियम आयोडाइड इज़ इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर होता है। एल्यूमिनियम आयोडाइड नॉन कंडक्टर। एल्यूमिनियम आयोडाइड का स्ट्रक्चर अब समझना पड़ेगा ये बताने के लिए कि वो नॉन कंडक्टर है। इसका अब जो स्ट्रक्चर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, किसी सूटेबल टाइम में इसका स्ट्रक्चर आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना जान लो कि एल्यूमिनियम आयोडाइड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर होता है। इन्फॉर्मेशन की बात क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3rd A एंड 7th A सब ग्रुप्स एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के अलावा 3rd A और 3rd A से लेकर 8th A तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम P ब्लॉक में रखते हैं। ठीक है, उनको हम P ब्लॉक में रखते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये S ब्लॉक होता है, S ब्लॉक के साथ यहाँ पर अपने पास ये D ब्लॉक होता है, और D ब्लॉक के साथ यहाँ पर अपने पास पीरियोडिक टेबल का P ब्लॉक होता है। P ब्लॉक में 3A से लेकर 8A तक एलिमेंट्स होते हैं। और हीलियम के अलावा सब के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके P ऑर्बिटल में होते हैं, जिसकी वजह से इनको P ब्लॉक एलिमेंट्स भी हम बोलते हैं। अच्छा जी, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद टिन, जब टिन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटास्टेनिक एसिड देता है। ठीक है, मेटास्टेनिक एसिड बनाता है, H2SNO3 बना देता है, H2SNO3। ठीक है, ये इक्वेशन है। अच्छा, एक और चीज़, सिर्फ मेटास्टेनिक एसिड नहीं बनता, एक और बात भी याद रखते हैं, साथ NO2 भी बनता होता है। ठीक है, साथ NO2 भी बनता होता है, रेडिश ब्राउन गैस है। अच्छा, जब डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ टिन रिएक्ट करता है, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ टिन नाइट्रेट देता है और साथ अमोनियम नाइट्रेट जब डाइल्यूट हो। ठीक है, कंसनट्रेटेड के साथ मेटास्टेनिक एसिड और NO2 हमें मिलेगा। क्लियर बात। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, अगली देखते हैं कि हमारे पास कौन सा MCQ है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर HCl, HNO3, H3PO4, बिल्कुल। HCl बनाने के लिए, COOH ट्वाइस बनाने के लिए, बिल्कुल। अच्छा, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारे ठीक हैं। तो इसके लिए इधर ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज। तो अब ये UHS वालों से पूछिए कि इन्होंने ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन क्यों नहीं दिया। शायद इस वजह से क्योंकि चैप्टर 4 में जो सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस लिखे हैं वहाँ पर कहीं ये मेंशन नहीं है कि ऑक्जेलिक एसिड भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हम जानते हैं कि H2SO4 और KMNO4 के साथ जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं एसिटाइलिन की, तो हमें एंड प्रोडक्ट ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, COOH ट्वाइस। तो सल्फ्यूरिक एसिड हम ऑक्जेलिक एसिड बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मौके की मुनासबत से हमें HCl, HNO3 और H3PO4 पर इत्तफाक करना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू बुक, बिकॉज बुक इज़ ऑलवेज राइट, हमारे पास बोथ हैं डी का ऑप्शन है। अल्केन कंटेनिंग कार्बन एटम्स आर वैक्सी सॉलिड। अच्छा, जो 4 तक होते हैं वो गैसेज होते हैं, 5 से 17 लिक्विड होते हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होते हैं, 18 से ऊपर वाले जो होते हैं वो वैक्सी सॉलिड होते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड MCQ। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इतना ज़्यादा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक कोलोरल हाइड्रेट। कोलोरल हाइड्रेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, अपने पास एसिटल्डिहाइड कोलोरल हाइड्रेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड MCQ है। कोलोरल हाइड्रेट बेसिकली एक जेमिनल डायोल है, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर Cl होता है, यहाँ पर Cl होता है, यहाँ पर Cl होता है, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर भी ऐसे OH। ठीक है, तो दिस इज़ कोलोरल हाइड्रेट। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं ज़रा। अगला MCQ है कि 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट विद 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 10 मोल हैं हमारे पास, यानी अपने पास 10H2 है, 10H2 है, और साथ अपने पास कितने मोल ऑक्सीजन है? 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, इनको रिएक्ट करवाया गया आपस में। हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड
ऑन कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ वन गैस, यानी इन दोनों में से कोई एक कम्प्लीटली कंज्यूम होगी, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो हमें देखना है कि कितने मोल ऑफ वाटर बनेंगे। अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल 6O2 कम्प्लीटली कंज्यूम है, तो 6O2 कम्प्लीटली कंज्यूम होकर हमें कितने H2O दे सकता है? 12 H2O। ठीक है, 12 H2O दे सकता है। कितने H2O दे सकता है? 12 H2O दे सकता है, क्योंकि 6 2 12। अच्छा, अगर 10 H2 कम्प्लीटली कंज्यूम हो तो हमें 10 H2O मिलेगा। ठीक है, 10 H2O मिलेगा। तो देखिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल है। 6O2 को कम्प्लीटली कंज्यूम करने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन के मोल चाहिए? 12 मोल चाहिए हाइड्रोजन के लिए, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या 12 मोल हाइड्रोजन अवेलेबल है? नहीं, हमें अवेलेबल कितने हैं? 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बन नहीं सकता कि ऑक्सीजन कंज्यूम हो। अच्छा देखिए, अगर 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे तो 10 मोल वाटर बनेगा। 10 मोल वाटर बनाने के लिए हमें कितने ऑक्सीजन के आइटम चाहिए? हमें कितने ऑक्सीजन आइटम चाहिए? सिर्फ 10 ऑक्सीजन आइटम, यानी 5 मोल चाहिए ऑक्सीजन के, और अवेलेबल कितने हैं? 6 मोल। तो कितने मोल वाटर बन सकता है? 10 मोल वाटर बन सकता है। 12 मोल वाटर नहीं बन सकता, क्योंकि 10 मोल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अपने पास 10 मोल इज़ द राइट आंसर। क्लियर? अच्छा जी, अगला MCQ हम देख सकते हैं 27वां MCQ। द हाइएस्ट टेम्परेचर अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ठीक है, डेफिनेशन है सीधी सीधी, कोई ऐसी बात नहीं है। द हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड इज़ कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा जी, डैश हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू रेगुलर टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। सब जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। देखिए यहाँ पर अपने पास कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, 109.5 का एंगल हो जाएगा। रेगुलर टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में ट्राइगोनल होता है, sp में लीनियर होता है। क्लियर बात? क्लियर, बहुत अच्छी। आगे देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, एब्यूलोस्कोपी, क्रायोस्कोपी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, एब्यूलोस्कोपी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट और आयंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बुक में मेंशन थी फर्स्ट ईयर की, जिनमें से 3 डिस्कस की गई थी। अच्छा, जो डिस्कस नहीं की गई उसी का ही MCQ है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डैश फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो मेजान MgI2 कैटलिस्ट यूज़ होता है इस पर्पज़ के लिए। कैटलिस्ट याद रखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशनल MCQ है। तो हाफ पेपर इस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। अगला हाफ पेपर 2008 का इस दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रेस्ट कीजिए और मुझे भी रेस्ट करने दीजिए। बाय बाय।